बच्चे, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी क्लास 10th और क्लास 12 का पेपर चल रहा है। अब पेपर को लेकर के बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि भैया पूरी साल मेहनत करी लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है। भैया पूरी साल मेहनत करी लेकिन जितनी भी मेहनत करी अब लग रहा है हमें कुछ नहीं आता, सब कुछ भूल रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि पहले कौन सा चैप्टर को पढ़े, हमें लग रहा है सब कुछ पढ़ ले और सब कुछ पढ़ने बैठते हैं तो कुछ नहीं कर पाते। तो देखो यार, ये सारा का सारा जो रीजन आपके सामने आ रहा है, सारी जो प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने, उस सारे प्रॉब्लम का एक ही रीजन है और वो रीजन है आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो। होता है स्ट्रेस, होता है पेपर के टाइम में, क्योंकि आपके ऊपर एक सब्जेक्ट का बर्डन तो है नहीं, चार चार पांच पांच सब्जेक्ट का बर्डन है और सारे सब्जेक्ट में पढ़ना है आपको, सारे सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर करना है। तो हो क्या रहा है, सारे सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट है वो मिक्स हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आ रहा। टेंशन मत लो, चीजों को थोड़ा ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है, उन चीजों की बातें अभी करेंगे। देखो, केवल ध्यान ये अभी नहीं रखना, ठीक है, आपको ध्यान पेपर देते वक्त भी ध्यान रखना है, पेपर देने से पहले भी ध्यान रखना है, पेपर देने के दिन भी ध्यान रखना है, और पेपर अगर आज से 4 दिन बाद है तो ये जो 4 दिन है उस 4 दिन में आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो छोटी छोटी बातें आइए डिस्कस करते हैं और बहुत ही प्यार से चीजों को समझते हैं। देखो, क्लास 12 के बच्चों को ध्यान ये रखना है कि जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 12 में, ठीक है, उनको सबसे पहले पेपर के दिन, केवल पेपर के दिन ही नहीं, मैं तो स्पेशली कहता हूं कि नॉर्मल पूरी साल हर टाइम आपको खूब पानी पीना चाहिए। खूब पानी पीने से क्या होता है, खूब पानी का मतलब वो ये होता है कि ऐसा नहीं कि आपकी कैपेसिटी अगर 4 लीटर की है तो आप 6 6 लीटर 8 8 लीटर 10 10 लीटर पी रहे हो। तो भैया कैसे पता चलेगी कैपेसिटी, कैपेसिटी पता ऐसे चलती है कि एक बच्चे को, साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि एक बच्चे को, ठीक है, अगर उसकी वेट 20 केजी है तो 20 केजी के हिसाब से 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो अगर आपका वेट 80 केजी है, 80 केजी है, तो आपको बेसिकली हर रोज 4 से 5 लीटर के अप्रोक्स पानी पीना चाहिए, ठीक है, अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है तो पानी पीने से क्या होता है कि हमारा जो मेंटल है, हमारा जो दिमाग है वो प्रॉपर वर्क करता है, चीजों को बहुत ही आराम से समझता है, बूझता है। और हाँ, कभी भी किसी भी चीज में हड़बड़ी नहीं करना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजों को बड़े ही आराम से समझो, बड़े ही रिलैक्स से डील करो। तो आपको खूब पानी पीना है। और हाँ, बाहर में जा करके कोई भी फास्ट फूड, कूड़ा कबाड़ा तो पेपर के टाइम खाओ ही मत, ठीक है, ये सब चीज तो बंद कर दो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पेपर देकर आते हैं तो भैया सबसे पहले मोमोस मारते हैं, ठीक है, पेपर देकर आते हैं फ्रेंच फ्राइज खा लेते हैं। तो ये सब जितने भी ऑयली वाली चीजें हैं, इन चीजों से थोड़ा बच के रहो, फास्ट फूड से बच के रहो, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है ना, वो आपके केवल और केवल हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं डालती, आपके मेंटल लेवल पे भी इम्पैक्ट डालती है। तो इन चीजों से हमेशा बच के रहे। तो खूब पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, और साथ में इतना ही नहीं, इन चीजों के अलावा कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपका पेपर आज से 4 दिन बाद है तो आपको जम करके रिवीजन करना है, केवल और केवल रिवीजन करना है। आप क्या करते हो कि जब पेपर नजदीक आता है तो आप मार्केट से इस पब्लिकेशन का, उस पब्लिकेशन का, अलग अलग पब्लिकेशन का नई नई किताबें खरीद के ले आते हो और सारे पढ़ने की कोशिश करते हो। कोई दोस्त कह देता है भाई यूट्यूब पे उसका वीडियो देख लो, भाई वन शॉट देख लो, भाई ये कर लो, तो आप सब करने लग जाते हो। देखो यार, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, और हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने भी ये बात कही है, ठीक है, कि भैया 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को तुम 10 बार पढ़ लो। फिर से सुनो, 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को तुम 10 बार पढ़ लो। तो आपको पेपर के टाइम में केवल और केवल रिवीजन पे ध्यान देना, और रिवीजन क्या, जो आपने पूरी साल नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करना है, एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, पीवाईक्यू का रिवीजन करना है ना, और इसके अलावा किसी पे ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट, पेपर से पेपर से पहले 7 8 घंटे का नींद जरूर लें। देखो क्या होता है कि पेपर का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, तो बच्चा क्या करता है कि पूरी साल, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरी साल मेहनत नहीं करते और पेपर जब नजदीक आता है तो बहुत लेट नाइट तक पढ़ते रहते हैं, उन्हें लगता है कि आज ही फोड़ दें। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, एक दिन में आप पढ़ करके, ठीक है, आप बहुत अच्छा नाम नहीं कमा सकते, बहुत अच्छा स्कोर नहीं उखाड़ सकते। तो आपको अगर बहुत अच्छा स्कोर चाहिए तो पूरी साल पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आप
लास्ट टाइम में एक ओवरऑल ठीक ठाक स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ठीक है, आपको हर एक चीज को प्रॉपरली करना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ हर एक चीज को प्रॉपरली। और देखो, जो पूरी साल बच्चा पढ़ा है उनको भी ये सजेस्ट करता हूं कि हर एक वर्क को पेपर के टाइम प्रॉपरली करो। जैसे नींद लेना है, सोना है, तो सोना जो है वो 7 से 8 घंटा तो प्रॉपरली नींद लो, 7-8 घंटा का नींद प्रॉपर लो, इससे कम नींद मत लेना। जब इससे कम नींद लेते हो तो आपका दिमाग जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करता है, ठीक है ना, और बहुत सारी उल्टी सीधी दिमाग में बातें चल रही होती है। तो इन चीजों से भी आपको बच के रहना है। तो पेपर के टाइम 7 से 8 घंटे का प्रॉपर नींद लेना ही लेना है। अगर कल पेपर है तो ऐसा मत करना कि आज रात को 2 घंटा ही सोया, 3 घंटा ही सोया, 4 घंटा ही सोया। इससे क्या होगा, आपका पेपर में माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, और प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो आपका पेपर में वो क्वेश्चन भी छोड़ कर आओगे जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, है ना। तो ऐसी गलती कभी मत कर रहा। माइंड को बहुत ही रिलैक्स रखो, तो वो रिलैक्स रखने के लिए 7 से 8 घंटे का नींद जरूरी है। और हाँ, एग्जाम से एक दिन पहले माइंडसेट अच्छा रखना जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, माइंडसेट बहुत जरूरी है, माइंडसेट बहुत जरूरी है। आप पेपर देने क्यों जा रहे हो, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भैया मैं पेपर अगर देने जा रहा हूं तो मुझे 95 प्लस चाहिए, ठीक है, मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये आपके दिमाग में माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। और केवल इतना ही क्लियर नहीं होना चाहिए माइंडसेट, माइंडसेट में ये भी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि हमें जो चैप्टर पढ़ा है, हमने जो पूरी साल मेहनत करी है, उस पर हमें खूब भरोसा है कि उससे अगर क्वेश्चन आ गया तो हम नहीं छोड़ेंगे। अब पेपर में जब आप अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन, तो हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो और ध्यान से सॉल्व करो। और हाँ, कभी भी उस क्वेश्चन से शुरुआत कभी मत करना पेपर में जो क्वेश्चन तुम्हें टफ लगता है। हमेशा शुरुआत वैसे क्वेश्चन से करना जो टॉपिक आपका पसंदीदा रहे और उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, उससे शुरुआत करो। इससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल घटता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करता है तो आप वो भी क्वेश्चन डील कर जाते हो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता। तो ये बातें तो आपको नॉर्मली ध्यान रखनी ही रखनी है। और मैं बेसिकली ये 12th के बच्चों को लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हर एक उस बच्चे को ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली आप सबको अब लग रहा होगा कि भैया रिवीजन क्या करे, क्या ऐसा रिवीजन करे। तो सिंपल सी बात है भैया, जान लगा दो या जाने दो। पेपर देने का सिंपल सा फंडा होता है कि पेपर में हम जो स्कोर करना चाहते हैं, उस स्कोर तक पहुंचने के लिए, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, या तो आपको जम करके मेहनत करनी पड़ेगी पेपर के पहले, ठीक है। अगर 4 दिन के बाद पेपर है तो 4 दिन पहले से आपको उस पेपर के लिए जम के मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर उस टारगेट को अचीव करना है। नहीं तो फिर उस टारगेट को भूल जाना पड़ेगा। तो या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। अब भैया रिवीजन क्या करें, रिवीजन सिंपल सी बात, नोट्स रिवाइज करें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स रिवाइज करें। नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स आपको रिवाइज करना ही करना है, नोट्स रिवाइज करना ही करना है। दूसरा, एनसीईआरटी के वो सारे क्वेश्चंस एक बार देख लो, ध्यान से सुनना, जो इंपॉर्टेंट है। भैया इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा, हमें कैसे भनक लगेगी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, आप एनसीईआरटी पलटना एक्सरसाइज वाइज, उसमें देखना क्या ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा, ये मुझसे बन जाएगा, ये मुझसे बन जाएगा, हाँ जी। और जो तुम्हें थोड़ा सा भी टफ लगे ना, थोड़ा सा भी जो तुम्हें लगे कि ये क्वेश्चन हमारे लिए टफ है, वो बना के देख लेना, और वही क्वेश्चन तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक बार जरूर देखे, एनसीईआरटी जरूर करना है एक बार आपको, है ना, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन करने मत लग जाना, पेपर के 4 दिन पहले तुम एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन करने लग जाओगे तो नहीं होगा। आपको वही क्वेश्चंस करना है जो तुम्हें टफ लग रहा है, जो तुम्हें लग रहा है मुझसे नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप कुछ मत करो, पिछले 5 से 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाकर चले जाओ। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पूरी साल मेहनत नहीं करे, लेकिन वो चाहता है कि मैं सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट में एक ठीक ठाक स्कोर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं उसे कहता हूँ कि केवल 5 से 6 साल का प्रीवियस ईयर बना के चले जाओ, आप एक अच्छे स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि 5 से 6 साल का प्रीवियस ईयर बनाने के बाद, ठीक है, लगभग मैं मानता हूं कि अगर मैथ्स में 80 मार्क्स पेपर होता है, मैथ्स को 80 मार्क्स का होता है 12th में, मैं मानता हूं कि 80 मार्क्स में कम से कम 40
से 50 मार्क्स बहुत आसानी से स्कोर किया जा सकता है, केवल और केवल पीवाईक्यू बना करके बहुत आसानी से स्कोर किया जा सकता है। तो अगर 40 या 50 के बीच में अगर स्कोर करना है, ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है भैया, कुछ ना मिले उससे बेहतर है कुछ तो सही, ठीक है। तो वो बच्चा जो फेल होने वाला है, ठीक है, या वो बच्चा ये जो ऐसा फील कर रहा है कि हम पासिंग मार्क्स से पास होंगे, तो उनके लिए बेहतर है कि 5 से 6 साल का पीवाईक्यू बना लो, 40 से 50 मार्क्स बड़े आसानी से स्कोर कर लोगे। और अगर प्रैक्टिकल नंबर 20 नंबर का है, क्योंकि 80 नंबर का थ्योरी है, तो 20 नंबर का नॉर्मल सी बात प्रैक्टिकल होगा, तो 20 में से बड़े आराम से आपको स्कूल वाले 15 से 20 के बीच में नंबर देंगे ही देंगे। तो अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, मान के चलते हैं यहाँ पे आपको 45 मार्क्स मिला, ठीक है, थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में मान के चलो 18 मिला। आप इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना होता है, 5 8 13 का 3, 4 और 1 5 और 1 6, मतलब 63। मतलब बड़े आराम से आप पेपर में 5 से 6 साल का पीवाईक्यू बना करके 60 प्लस स्कोर कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात है। और हाँ, केवल क्या भैया उन्हीं बच्चों के लिए ये बात कर रहे हो जो बच्चा पासिंग मार्क्स से पास होना चाहता है, ये नॉर्मल स्कोर करना चाहता है? नहीं, मैं उन सारे बच्चों की बात कर रहा हूं जो बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता है मैथ में 100 आउट ऑफ 100 करना, उन्हें भी 5 से 6 साल का पीवाईक्यू बनाना ही बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे टाइम मिले तो सैंपल पेपर सॉल्व कर लें। अगर आपको टाइम बच रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, सीबीएसई ने जो इस साल सैंपल पेपर जारी किया है उस सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। अच्छा, सैंपल पेपर सॉल्व क्यों करना है? मैं इसलिए कहता हूं सैंपल पेपर सॉल्व करना, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि सीबीएसई किस टाइप से क्वेश्चन पूछने वाली है, किस टाइप का क्वेश्चंस रहने वाला है, और क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाता है। समझ रहे हो? तो सैंपल पेपर एक बार जरूर कर लेना, टाइम मिले तो। अगर ना मिले तो देख तो जरूर लेना यार कि किस टॉपिक से आ रहा है क्वेश्चन, कैसा आ रहा है क्वेश्चन ये। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि तैयारी जब करते हो ना, तो सैंपल पेपर को साथ में रख के तैयारी करो। सैंपल पेपर में देखो कि अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स हम कर रहे हैं, मैथ्स में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स से सैंपल पेपर में देखो कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आए, ठीक है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछ रहा है? इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछने वाली है और किस टॉपिक से पूछने वाली है, ठीक है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखें। अच्छा, क्या रिवीजन करें ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं देना, इसके अलावा कुछ पे किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। अब क्वेश्चन आता है कि भैया सबसे पहले कौन सा चैप्टर करें? अगर हम क्लास 12th में है और मैथमेटिक्स हमारे पास है, तो हम सबसे पहले कौन सा चैप्टर करें? तो भाई साहब, मैं बेसिकली मैथ पढ़ाता हूं तो मैं मैथ की बात करने वाला हूं, ठीक है ना। तो बेसिकली मैथ में आपको ये कुछ खास चैप्टर मैंने लिखे, 12th के सारे चैप्टर नहीं लिखे, बहुत इजी इजी और बहुत खास चैप्टर लिखे हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इनको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। पहला मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का वेटेज 8 मार्क्स का है, ठीक है। और आप सबको पता है कि भैया मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स कितना आसान चैप्टर है ना। उसके अलावा वेक्टर एंड 3D, इन दोनों का वेटेज अप्रोक्स 14 मार्क्स का है। और इस बार सीबीएसई ने वेक्टर और 3D में जो सिलेबस कटिंग करी है ना, ठीक है, उसके बाद तो मैं कहता हूं वेक्टर और 3D अपने आप में बहुत आसान रह गया, ठीक है। सिलेबस कटिंग करने के बाद वेक्टर एंड 3D बहुत आसान रह गया। भैया इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बताओगे? बताता हूं। मैट्रिक्स में अगर कोई टॉपिक करना है तुम्हें, तो कुछ खास खास टॉपिक बता रहा हूं जो आपको कर ही लेना है, ठीक है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों साथ में बता देता हूं, ठीक है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में देखो, पहला ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कर लेना, ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज कर लेना, प्रॉपर्टीज किसका? ट्रांसपोज का। दूसरा एडजॉइंट का, एडजॉइंट का प्रॉपर्टी जरूर करना है। इससे एक क्वेश्चन तो गारंटेड मान लो, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा 1 मार्क्स में, एमसीक्यू में पक्का पूछेगा। एक इनवर्स का, इनवर्स की प्रॉपर्टी कर लेना, यहां से ए इनवर्स निकालने आता है ना, हाँ, इसकी प्रॉपर्टी कर लेना, यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज से आ जाएगा, और ठीक है, ट्रांसपोज से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। और इसके अलावा आपका
नॉर्मली, ठीक है, डिटर्मिनेंट से इक्वालिटी ऑफ, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ सॉरी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से, सॉरी डिटर्मिनेंट से नहीं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में एक टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, वो जरूर कर लेना, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। और एक और क्वेश्चन आ सकता है सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक से, सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक, ये टॉपिक कुछ खास टॉपिक है जिनको आपको करके ही जाना है, ठीक है, जिनसे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ऐसे टॉपिक मैंने बताए हैं जिन टॉपिक से सीबीएसई आपसे से ज्यादा 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाले है। तो भैया एक बात बताओ, आपने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स बता दिया, तो क्या इससे 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, कौन सा क्वेश्चन आएगा? सिंपल सी बात, लीनियर इक्वेशन वाला, लीनियर इक्वेशन वाला, जैसे 3 इक्वेशन दे देगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 12, और बोलेगा इसे सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकालो, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। या तो ये क्वेश्चन पूछेगा या तो फिर इनवर्स का क्वेश्चन पूछेगा, ए इनवर्स का, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके जो पेपर में आएंगे वो कितने मार्क्स के आएंगे? 5 मार्क्स के, और ये क्वेश्चन कंफर्म आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको बहुत ख्याल रखना है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में इन टॉपिक को जरूर पढ़ना है, आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है, ठीक है ना, फिलहाल। अच्छा, सेकंड, अब आते हैं वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D में क्या पढ़े? तो वेक्टर एंड 3D में स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जरूर कर लेना। क्यों भैया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसलिए करना है क्योंकि यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ये कंफर्म टॉपिक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलावा, ठीक है, और एक कर लेना एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये टॉपिक कर लेना, यहां से भी क्वेश्चंस आएंगे। और एक क्वेश्चंस आपका जो आएगा, बेसिकली एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, वेक्टर से, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन से क्वेश्चंस आने वाला है। डायरेक्शन कोसाइन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डीसी से क्वेश्चंस आने वाला है। क्या भैया वेक्टर में एक बात बताओ, क्या स्केलर और क्या कहते हैं, वेक्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो भैया बेसिकली मैं बता दूं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा क्वेश्चन, 100% आएगा। और कितने मार्क्स का आएगा देख लो, यहां पे लिख देता हूं, डॉट प्रोडक्ट आएगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, और वो भी 2 या फिर 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आएगा। एंगल बिटवीन टू लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डीसी से क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों से जो क्वेश्चन आ सकता है वो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो आपसे 5 मार्क्स में पूछ सकता है। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में। इस बात को ध्यान रख लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं वही टॉपिक बता रहा हूं जो कंफर्म है, जहां से सीबीएसई क्वेश्चन पूछती ही पूछती है, गारंटेड टॉपिक है। अच्छा, उसके बाद आईटीएफ की बात करें तो आईटीएफ में कुछ मत करना। आईटीएफ में एक बात ध्यान रख लेना, बहुत सिंपल सा बात है, और सिंपल सा बात क्या है वो सुनो। सिंपल बात ये है कि आईटीएफ में आपको डोमेन कर लेना है बहुत अच्छे से, और रेंज कर लेना है। डोमेन और रेंज क्यों करना है? क्योंकि डोमेन और रेंज से आपके पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, गारंटेड एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आईटीएफ से एक क्वेश्चन जो आता है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे आता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू पे आता है। लेकिन इसी के साथ जो प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा, ये इसी क्वेश्चन के साथ एक और में भी ऑप्शंस होगा जो रिलेशन फंक्शन से होगा, और इस रिलेशन फंक्शन में जो क्वेश्चन होगा वो टाइप ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन रहने वाला है, टाइप्स ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन रहने वाला है। टाइप्स ऑफ फंक्शन जैसे तुम्हें बोल देगा इंजेक्टिव, ठीक है, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव में से कोई एक टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। कितने मार्क्स का? ये दोनों में से जो आएंगे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। क्लियर है ये बातें? इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब आते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से एक क्वेश्चन सीधा का सीधा टकराने वाला है,
वो भी 5 मार्क्स का। ठीक है, कौन सा भैया? टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन सबको पता है ना? ठीक है, एक सिंपल सी बात, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और एक इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस का आराम से क्वेश्चंस कर लेना भैया। कौन सा क्वेश्चंस करे इसमें हमें समझ नहीं आ रहा। तो इक्विवेलेंस में सिंपल सी बात, इक्विवेलेंस में आपको एक ही क्वेश्चंस करना है और वो है पीवाईक्यू। टाइप ऑफ रिलेशन जो 5 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ नहीं करना। पिछले 5 से 6 साल का, प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो रिफ्लेक्सिव पूछा है, चाहे वो ट्रांजिटिव पूछा है, चाहे वो सिमेट्रिक पूछा है या इक्विवेलेंस पूछा है, चुपचाप 5 से 6 साल का क्वेश्चन कर लो, आपके 5 मार्क्स यहाँ कंफर्म हो जाएंगे, गारंटेड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना भैया? एओआई में क्या आप करें? एओआई में फिर से कहूंगा, एक ही चीज कहूंगा, कुछ मत करो, चुपचाप पीवाईक्यू कर लो। एओआई में पीवाईक्यू कर लो। यहां से भी 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट टकराएगा, डायरेक्ट टकराएगा। पीवाईक्यू के अलावा एओआई में कुछ मत करना, कुछ मत करना, मोर देन इनफ है। अच्छा, ये भैया डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या बोलूं मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, इतना आसान है डिफरेंशियल इक्वेशन की कहना नहीं। देखो यार, दो टॉपिक, एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों में से कोई एक टॉपिक से एक क्वेश्चन तो पक्का रहने वाला है, पक्का गारंटेड रहेगा, और वो भी 3 मार्क्स में। ठीक है, या तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ लेगा या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ लेगा, और दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का रहने वाला है। तो भैया क्या करें इसमें? कुछ मत करो, फिर से सजेशन देता हूं, पीवाईक्यू, केवल पीवाईक्यू कर लो, मोर देन इनफ है। ठीक है, और भैया, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन से अप्रॉक्स 6 नंबर बोला तो 3 नंबर तो बता दिया, बाकी 3 क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, वो 3 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में मिलेंगे। जैसे ऑर्डर पूछेगा, डिग्री पूछेगा, समझ रहे हो ना? इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछेगा, तो ये चीजें ध्यान रख लेना। अच्छा, एलपीपी। एलपीपी तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का यहां से रहने वाला है। तो एक बात बताओ भैया, 5 मार्क्स का जो एलपीपी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, देखो 5 मार्क्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है एलपीपी से। 5 मार्क्स ऐसे टूटता है, 1 + 4 में टूटता है। 1 मार्क्स का तुमसे एलपीपी में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, एमसीक्यू में, और एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे 4 मार्क्स का। ठीक है, तो भैया एलपीपी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा 4 मार्क्स में? कुछ नहीं यार, एलपीपी में तो 2 ही चीज पढ़ना है, एक बाउंडेड रीजन, एक अनबाउंडेड रीजन। दोनों के क्वेश्चंस उठा के लगा लो। फिर इसमें क्या लगाए? इसमें चुपचाप पीवाईक्यू लगा लो। देखो यार, यहाँ पे जितने भी टॉपिक हमने लिखे हैं ना, इन सारे टॉपिक के अगर नंबर को जोड़ लो ना, ठीक है, तो ये आराम से आपको 40 से 50 के बीच में स्कोर करवा देंगे। ठीक है, जोड़ के देख लो, 8 + 14, 8 + 14 कितना हो गया? 8 + 14 हो गया 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और 5 40, 40 और 6 46, अप्रॉक्स 46 मार्क्स। सोच रहे हो, ये इतना आसान टॉपिक है जो तुम्हें लगभग लगभग 46 मार्क्स तो स्कोर करवा ही देगा। ये 46 मार्क्स, और प्रैक्टिकल नंबर 20 में से 18 मान लो। अगर इन दोनों को जोड़ ही लेते हैं ना, तो 8 और 6 कितना हो गया? 14 का 4, 4 और 1 5 और 6, 64 मार्क्स, जो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। और आपको इन सब में मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, कुछ मत करो, बस एक ही चीज करो इन सारे टॉपिक का, वो है पहला, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चुपचाप ये लगा लो, ठीक है। और दूसरा, जो भी आपके नोट्स हैं उसको प्रॉपरली रिवीजन कर लो। अगर ये दोनों चीज आपने ढंग से कर लिया, ठीक है, तो ये 40 मार्क्स, 46 मार्क्स की गारंटीड है, ये कहीं नहीं हिलने वाला। तो भैया और भी, अगर आप और भी अच्छे स्कोर करना चाहते हो, जैसे कोई बच्चा चाहता है कि भैया मैं 64 नहीं, मैं 90 प्लस स्कोर करना है, मुझे 95 स्कोर करना है, 95 प्लस स्कोर करना है, मुझे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो हम क्या करें? तो भैया ये वही बच्चा स्कोर कर सकता है जो पूरी साल मेहनत की है। ठीक है, तो अब इसके अलावा जितने चैप्टर्स बचते हैं, उन चैप्टर्स में जैसे आपके क्या क्या बच गए? इंटीग्रेशन बच गया, एओडी बच गया, प्रोबेबिलिटी वगैरह बच गया। तो देखो, एक और सजेशन दे रहा हूं, आप क्या करना, ठीक है, यूट्यूब पे, ठीक, अगर आपके केस स्टडी कंप्लीटेड है तो ठीक है, नहीं है तो यूट्यूब पे आप एक काम कर लेना, केस स्टडी की वीडियो जरूर देख लेना, केस स्टडी कैसे डील करते हैं ये जरूर सीख लेना। ठीक है, आपको केस स्टडी डील करना जरूर सीखना है। तो केस स्टडी कहां से आएगा? केस स्टडी एक तो आपका प्रोबेबिलिटी से आएगा, दूसरा, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, या फिर, ठीक है, इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से आएगा। तो इसके कम से कम 4 से 5 केस स्टडी कर लेना, इसके कर लेना और इसके कर लेना, ठीक है। इनके केस स्टडी तो करके ही जाना, ठीक है। यहां से इस बात की श्योरिटी देता हूं कि 3 केस स्टडी में से 2 तो गारंटीड है यहीं से आने वाले हैं, 2 तो कंफर्म है केस स्टडी यहीं से आने वाले हैं। तो इसको करना ही करना है आपको, इसकी केस स्टडी आपको डील करना ही करना है। प्रोबेबिलिटी में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। प्रोबेबिलिटी में एक चीज बता दे रहा हूं, एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूं। देखो, प्रोबेबिलिटी में जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो या तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या फिर बाइस थ्योरम, बाइस थ्योरम बीटी, इन दोनों में से कहीं एक टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, और वो भी कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा देख लेना, ठीक है, ओवरऑल हो ही जाएगा नॉर्मली, ठीक है। और हाँ, टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपका रैंडम मीन वेरिएबल है ना, रैंडम वेरिएबल वगैरह टॉपिक है, ठीक है, बाइनोमियल सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा वो अप्रोक्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर है ये बात है? तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, अगर ख्याल रखें तो हो जाएगा। हाँ, अगर आपको इसके अलावा टाइम मिला तो डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली देख लेना, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टी स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगा, ये वाली प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसे हम कहते हैं किंग्स प्रॉपर्टी, हम कहते हैं बेसिकली, इसका नाम दे रखा है मैंने किंग्स प्रॉपर्टी। यहां से गारंटीड है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के आसपास तो आना ही आना है। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे कुछ खास टॉपिक मैंने आपको बता दिया, हिंट दे दिया, जिसको आपको करना ही करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको 95 या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो मैंने तो आपको सजेस्ट कर ही दिया कि आपको करना क्या है, आपको बस इन चीजों को ध्यान से प्रिपेयर कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। पेपर में जाने वक्त एक चीज, छोटी बातें ध्यान रख लेना, बहुत छोटी बातें हैं लेकिन सुनने वाली बातें हैं। जो आप पेन यूज करते हो ना, कोशिश करो कि आज से ही एक सिंगल टाइप का पेन यूज किया करो, जो इससे आप ज्यादा फैमिलियर हो, ठीक है ना। जैसे मैं बेसिकली 11th या 12th में, ठीक है, जो यूज करता था वो लिंक ग्लेशियर का पेन यूज करता था। आप एक कंपनी का पेन यूज किया करो जिसकी नींव पतली हो, अच्छी हो, और जो थोड़ा स्मूथ चले, ठीक है। पेन ले लिया, अब उस पेन को आपको करना क्या है, एक पेन नहीं खरीदना, आपको 4 से 5 पेन खरीदना है। उसको थोड़ा थोड़ा सा घर पे यूज करके रख लेना, क्योंकि जब नई पेन आप खरीदते हो ना, तो वो स्मूथ नहीं चलता, जब आप थोड़ा यूज कर लेते हो तो वो स्मूथ चलने लग जाता है ना। तो आपको पहली पेन का ध्यान रखना। दूसरा, पेपर में ओवर राइटिंग मत करना ज्यादा, ठीक है। अगर कोई चीज है, ठीक है, मान के चलो कभी तुमने कोई एक वर्ड लिखा भोली, ठीक है, भोली की जगह गलती से लिख दिया तुमने चोली, समझ रहे हो? तो आपको कुछ नहीं करना, इसको आराम से डब्बे में डालो और कट लगाओ। कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, चोली लिखा है भोली की जगह, तो इस सी को बी बनाने में लगे रहते हैं। अरे भैया, ठीक है, इतना डिजाइन मत बनो, ठीक है। आपको सिंपल सी बात ऐसे कट करके उसके आगे लिख लेना है, ठीक। दूसरा, कुछ बच्चे तो और तेज होते हैं, काटने में तो वो महारत हासिल कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन बना रहे होते हैं। अरे भैया, ठीक है, हम जानते हैं भैया, इस बार अगला सबसे बेहतर पेंटर आप ही बनाओगे मोनालिसा के पेंटिंग के बाद, तो आप ही को वर्ल्ड के टॉप बेस्ट पेंटर का अवार्ड मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आपको अभी ऐसा नहीं करना, आपको सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। पेपर में ओवर राइटिंग करना नहीं है, हर एक चीज स्टेप में लिखना है, तरीके से लिखना है, ठीक है। और अगर कभी भी आपको पेपर में स्ट्रेस फील हो, आपको चीजें कॉन्सेप्चुअल मिक्स हो रही हो, तो आप कुछ मत करना, पेन रखना, कॉपी रखना, और चुपचाप 5 मिनट रिलैक्स करके बैठ जाना। क्योंकि जब आप प्रेशर में रहते हो ना, ठीक है, आप परेशान रहते हो ना, स्ट्रेस में रहते हो ना, तो वो क्वेश्चन भी गलती कर जाते हो जो क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं करनी है आपको, ओके। और हमेशा शुरुआत उससे करो जो तुम्हें आता है, पहले हमेशा वही क्वेश्चन बनाते रहो जो तुम्हें आता है, वैसे क्वेश्चंस को लास्ट में डील करना जो तुम्हें नहीं आता, ठीक। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लास्ट में वैसे क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आते, आस पड़ोस से थोड़ा बहुत तो हिंट मिल ही जाता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत इंसान अपने आप बना भी लेता है। कैसे हो जाता है अपने आप, कैसे बन जाता है? क्योंकि जब आपसे क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और फिर वो क्वेश्चन भी डील कर जाते हैं जो तुमसे नहीं बन रहे होते, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का केयर करें, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो ओके, मिलते हैं।